अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और उसका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं और ये कितनी हैं, ये आज आप सीखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम इसके कंटेंट बनाएंगे और साथ साथ फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस कितनी है? टोटल फंडामेंटल फोर्सेस बच्चे 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। ये फिगर बच्चे आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि फंडामेंटल फोर्सेस आर 1 2 3 एंड 4, तो आपने 4 पे क्लिक करना है। सबसे पहले बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स लास्ट टॉपिक में जब हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ा था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे पढ़ा था। और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी उसमें हमने पढ़ा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दो नई फोर्सेस हैं जो आज हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप पहले से बच्चे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, आपने वहां से वो सारा उठा लेना है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो बॉडीज के बीच में है जिसका मैच होता है, मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया अगेन भी। और फिर इसका आपने लिखना होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे लिखा जा सकता है, उसका एक फार्मूला लिखना है। और वो क्या होता है? ग्रेविटेशन लॉ। प्रीवियस सेक्शन में आपने जाना है लेक्चर में, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का है, वहां से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को सारा इसी में ही एक्सप्लेन कर देना। वो सारा जो मैंने बताया है वही उठाना है, यहाँ पे लिखना है। इसकी प्रॉपर्टीज भी उसी तरह लिखनी है जैसे मैंने बताया। इट इज वीक फोर्स, एक्ट्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये एक्ट करती है, एंड सो ऑन। एक चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जो इसका फार्मूला है, और वो फार्मूला ग्रेविटेशन लॉ क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूला, इसमें क्या है बच्चे, अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ती जाएगी। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये यूनिवर्स में हर दो बॉडीज के बीच में इसकी वैल्यू सेम रहती है, इसलिए इसे कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ये दो बॉडीज हैं जिनके बीच में ये फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी। नेक्स्ट बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। इलेक्ट्रो मीन करंट, मैग्नेट मीन मैग्नेटिज्म। जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। आप जरा इसको देखिएगा, ये कैसे है। इट इज द फोर्स दैट कॉजेज इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टाइप्स क्या हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी इसकी टाइप्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो भी इसकी टाइप्स है। इसलिए मैंने ये बीच में बताया, इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, और चार्जेस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगी, और मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेटिक मीन मैग्नेटिक फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस इंटरैक्ट करती हैं तो फिर ये एक ही फोर्स बनती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी होता है, यहाँ पे मैंने जैसे बच्चे अभी बताया है, एक वायर जिसमें से करंट पास कर रहा होता है तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है जहाँ पे इस मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होता है। आप सिंपल सी घर में एग्जांपल दें, जो फैन रोटेट कर रहा है ऊपर, सीलिंग फैन, आप उसमें देखें वाइंडिंग होती है, उसमें से जब बटन ऑन करते हैं तो करंट पास करता है, करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फोर्स होती है वहां पे, और मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, मीन चीजों को टर्न करती है, और इसलिए जो फैन है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। आप कभी बड़ी बड़ी हाई टेंशन वायर के नीचे से गुजरे हो तो आपने वहां से कोई आवाज सुनी हो, जैसे हमिंग बर्ड होते हैं या इस तरह की आवाज होती है, तो ये वाली आवाज जो होती है ये उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। तो आपने इस चीज को याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें अगर कोई कंडक्टर बॉडी आ जाए तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? द एरिया इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये आपने बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं,
इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की? स्ट्रॉन्गर है देन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और ये जितनी भी फोर्सेज हैं इनमें उनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है ये कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वीकर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स से क्या है, ये वीकर होती है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन काज कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स केमिकल रिएक्शन काज कर सकती है, मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होगा। बाइंड करती है किसको? एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को एंड क्रिस्टल्स को। सेकंड थर्ड में क्या है बच्चे? कॉज फ्रिक्शन एट एटमॉस्फेरिक लेवल बिटवीन द सर्फेसेज, जितनी भी सर्फेसेज हैं उनके बीच में, एटमॉस्फेयर में या अर्थ के ऊपर, उनके बीच में फ्रिक्शन काज करती है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? इट हैज, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बच्चे, जैसे आपको पता है कि एक एटम है और उसके अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, सॉरी, एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इसलिए मैं कुछ प्रोटॉन बनाऊंगा और कुछ न्यूट्रॉन बनाऊंगा, तो उससे आपको ये समझ आ जाएगी कि ये न्यूक्लियस है टोटल। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेट्स सपोज ये मैं ऑर्बिट बनाता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। अब बाहर से एक इन पे फोर्स अप्लाई होती है जो किस पे ओवरकम करती है? जो इन पार्टिकल के बीच में, इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अब इन पे जो, इनके बीच में जो फोर्स होती है, ये फोर्स इसको ओवरकम करती है, इसे होल्ड करती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट होल्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ओवरकम रिपल्सिव फोर्सेस। अब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस है, प्रोटॉन प्रोटॉन, इनको ओवरकम करती है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अमंग प्रोटॉन। दोबारा से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? It holds atomic nuclei, that is proton and neutron, and overcome the repulsive electromagnetic force among the proton. उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उसको ओवरकम करती है, उसको कंट्रोल करती है। कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर कंट्रोल ना हो तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं एटम अनस्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट बच्चे क्या है? प्रॉपर्टीज में क्या लिखें? शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसकी एक खास रेंज है। ये अंदर जो ऊपर जो ओवरकम कर रही है फोर्स कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी एक खास रेंज है, अगर उस रेंज से ये फोर्स बढ़ जाए तो वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज है अप टू 10⁻⁻14 मीटर, और बियॉन्ड दिस, इससे ज्यादा अगर डिस्टेंस हो तो ये वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब लास्ट पे है बच्चे वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? ये ऐसी फोर्स है जो एटम को डिसइंटीग्रेट करती है, डिस्टेबलाइज करती है, या हम इसे एटम का डिके भी कह सकते हैं। मतलब एटम के अंदर में चेंजेस आ जाती हैं, और ये सिर्फ इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आती हैं। वो कैसी चेंजेस होती हैं आप देख सकते हैं। एग्जांपल, ड्यू टू दिस फोर्स रेडियोएक्टिव डिके ऑफ एटम अकर। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं। जो अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं वो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप। तो ये जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये एटम को अनस्टेबल कब करती है? जो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता रहता है, ये, या हम उसे रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के पीछे, एटम की अनस्टेबिलिटी के पीछे या डिसइंटीग्रेशन के पीछे कौन है? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एटम को डिस्टेबलाइज जो करती है फोर्स, वो कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स है। एग्जांपल में आपको बताया कि ये एग्जांपल मतलब रेडियोएक्टिव डिके कर सकती है, और रेडियोएक्टिव डिके में मैंने बता दिया कि एटम अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता रहता है और वो अनस्टेबल एलिमेंट हो जाता है, एटम हो जाता है। उसमें कोई एग्जांपल, वो ये बीटा डिके की है। जब बीटा डिके होता है मीन जब किसी कोई एटम अपने अंदर से बीटा रेडिएशन इमिट कर रहा है। वैसे 3 तरह की रेडिएशन इमिट होती है किसी भी एटम से, जो कि अनस्टेबल एटम होता है,
बीटा रेडिएशन होता है, अल्फा रेडिएशन और गामा रेडिएशन है। क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ बीटा रेडिएशन है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ड्यू टू बीटा डिके, बीटा जो रेडिएशन होते हैं एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कब, जब ड्यू टू बीटा डिके न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड, अगर किसी एटम से बीटा डिके हो रहा है तो जो उसका न्यूट्रॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। इन दिस प्रोसेस बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रॉन वो इमिट हो जाते हैं। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, जब बीटा डिके होना है तो जो उस एटम का न्यूट्रॉन है वो किस में चेंज हो जाएगा, बीटा डिके मीन अल्फा, सॉरी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो फिर ये जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होगा किस में, एक न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल में, और इसका जो दूसरा बनेगा वो प्रोटॉन बनेगा। मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल जो पड़ा है ये न्यूट्रॉन है, जब जिस एटम में ये पार्टिकल पड़ा है न्यूट्रॉन, वहां से जब ये बीटा डिके होगा, इलेक्ट्रॉन जिन्हें कहा जाता है वो इमिट होंगे उस एटम से, तो फिर ये वाला न्यूट्रॉन दो पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। और पहला पार्टिकल कौन है, न्यूट्रिनो, सॉरी ये वाला फर्स्ट पार्टिकल, और फिर इसका ये दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन, इन दो में चेंज होता है। अब आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि बीटा डिके क्या है। इससे तो वही बात ना होगी कि कोई भी एटम या एलिमेंट कब अनस्टेबल होता है, जब वो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है, वो अनस्टेबल होते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसे हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। डिके मीन रेडिएशन का बाहर निकलना किसी भी एटम से, और ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। तो ये चीज आपको समझ आ गई है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इसके पीछे होती है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीक न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे क्या है, ये वीकर है। इसका कंपैरिजन हमने लिखा भी है कि वो इरेज हो गया। चले प्रॉपर्टीज में, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो शॉर्ट रेंज फोर्स है और कितने ऑर्डर तक है, 10⁻⁻17। तो ये बच्चे था हमारा आज का टॉपिक जो कि है फंडामेंटल फोर्सेस का, और इसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उसको 1 बाय 1 हमने डिटेल से पढ़ा और हेडिंग के साथ, और सारे मैंने पॉइंट भी बना दिए। इंशाल्लाह अब आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका, और आपके लिए, आपके पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक ऑनर की बात है कि एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट इस डिस्कवरी में इन्वॉल्व है और नोबेल प्राइज भी उसको मिल चुका है। वो आज आपको पता चलेगा। ये आपके एमसीक्यू के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यू आएगा, इसमें से ये आपने लाजमी याद रखना है। यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यूनिफिकेशन मीन मर्ज करना, एक जैसा कर देना। किसका, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो पहले पढ़ी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी पहले पढ़ी है। इन दो फोर्सेस को मर्ज करके एक फोर्स बना दी, और उसका नाम क्या है, वीक इलेक्ट्रो फोर्स। व्हाट इज वीक इलेक्ट्रो फोर्स, मैंने इसका नजर से क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जहां से भी आ सकता है। वीक इलेक्ट्रो फोर्स क्या है, अब आपको पता चल गया होगा कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अगर मर्ज कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो एक फोर्स बनती है जिसे जिसे इलेक्ट्रो वीक फोर्स कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी हो गई। तो कौन साइंटिस्ट हैं जो इन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये काम किया है हिस्ट्री में। अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट एक डॉक्टर अब्दुल सलाम था, उसके साथ 2 और पर्सन थे, शेल्डन ग्लेशो एंड स्टीवन वेनबर्ग। इन्होंने क्या किया कि इन दो फोर्सेस को, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और फिर इनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया फिजिक्स में। अब व्हाट इज वीक इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ये बच्चे मैंने बता दिया। दोनों यूनिफिकेशन ऑफ बोथ द फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
नोट इसमें क्या है, ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रो वीक फोर्स है, ये जो यूनिफिकेशन से फोर्स एक मिलती है हमें, उसका जो एस्पेक्ट्स हैं या उसका जो इफेक्ट है वो डेली लाइफ में हर फिनोमेना में डिफरेंट है। लेकिन ये जो थ्योरी है ये एक ही समझती है, एक सेम फोर्स समझती है, हालांकि उन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट अगर देखे जाए तो वो डिफरेंट ही होते हैं। मैंने इसको इस तरह लिख दिया है, बोथ फोर्सेस आर डिफरेंट इन एवरीडे फिनोमेना। डेली लाइफ में जो इफेक्ट फिनोमेना हम करते हैं, कोई इंटरेक्शन होता है एटम्स का, उनमें इन फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट है। और इसका इफेक्ट फिर रिमार्केबल कहाँ पे है, कहाँ पे ज्यादा हो सकता है, जिसमें हम मतलब आप ये कह सकते हैं ऑब्जर्वेबल कहाँ पे है, ऑब्जर्व कहाँ पे किया जा सकता है। इट्स इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड फॉर इंटरेक्शन एट हाई एनर्जी। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको प्रूव किया जा सकता है, यूनिफिकेशन ऑफ टू फोर्सेस को, जिसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो सिंपल ये जो एक्सपेरिमेंट है तो उस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। जिसमें कम एनर्जी होती है, हाई एनर्जी जिस इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होगी उस पे ये यूनिफिकेशन हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।